हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं हूं आस्था श्रीवास्तव और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द इम्पीरियल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आप सभी जानते होंगे कि हम लोगों ने घटना चक्र का एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें अभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, और जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था वो चैप्टर था गवर्नर जनरल या वायसराय, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक देख लिए थे और आज 31 से हम लोग देखेंगे। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये सीरीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो आप सभी जानते होंगे कि घटना चक्र के इस पूर्वावलोकन वाली बुक में जितने भी एग्जाम्स होते हैं इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया रहता है। और आप लोग किसी न किसी टीचर से सुने होंगे बोलते हुए ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए पहले एग्जाम्स की तैयारी करने से पहले, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप जिस भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये उस एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देखिए, और जो इसका समरी सबसे पहले में दिया हुआ रहता है वो आप लोग घर पे उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन पे आप लोग गौर कीजिएगा, कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। हमारा ऑप्शन ए कह रहा है कि बक्सर का युद्ध 1764। ये आप सभी जानते ही होंगे कि बक्सर का जो युद्ध है ये 1764 में हुआ था और डेट था हमारा 22 अक्टूबर। तो ये सही ऑप्शन हो जाता, ठीक है। सहायक संधि कह रहा है कि 1863 में, जो कि बिल्कुल गलत है। आप सभी जानते होंगे कि जो सहायक संधि है ये 1798 में आया था, ठीक है। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि लाया गया था। कब लाया गया था? तो 1798 में आया था। ऑप्शन सी कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 में, जो कि बिल्कुल सही है। अब 1813 के अधिनियम में क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन और चाय के साथ व्यापार को रहने दिया गया था, बाकी सारे व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन 1833 के अधिनियम में क्या हुआ कि चीन और चाय के साथ जिस व्यापार को रहने दिया गया था उसको भी छीन लिया गया, ठीक है। तो अब कंपनी का जो एकाधिकार था व्यापार पे, वो खत्म कर दिया गया था। अब वहाँ के आम नागरिक या और भी दूसरी कंपनियां यहाँ पर आकर व्यापार कर सकती थी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा। और ऑप्शन डी कह रहा है कि ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना, तो ये 1813 जो अभी मैं बता चुकी हूँ कि 1813 में ब्रिटिश नागरिकों के लिए, अन्य नागरिकों के लिए यहाँ पर व्यापार का मार्ग खोल दिया गया और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। लेकिन सिर्फ चीन और चाय के साथ व्यापार को रहने दिया गया था, जो कि 1833 के अधिनियम के तहत उसको भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो हमारा जो गलत आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें सहायक संधि 1863 लिखा गया है, जो 1863 में नहीं होकर 1798 में हुआ था। इसको ध्यान में रखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से वेलेस्ली ने, इसको ध्यान में रखेंगे, किसने? सहायक संधि प्रणाली जो थी वो 1798 ईस्वी में वेलेस्ली द्वारा लाया गया था, ठीक है, आरंभ किया गया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद, इसको भी ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी एग्जाम्स में पूछता है ये क्वेश्चन कि सहायक संधि प्रणाली स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो वो था हैदराबाद, और उसने 1798 में ही इसको एक्सेप्ट किया था, सबसे पहले स्वीकार किया था सहायक संधि को, ठीक है। किसने? हैदराबाद में। इसको ध्यान में रखेंगे। बक्सर का युद्ध 1764 आप सभी जानते होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 के अधिनियम से पूर्णतः समाप्त घोषित कर दिया गया तथा ब्रिटिश नागरिकों तथा कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 सुमेलित है, जो कि ऊपर ऑप्शन में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। इस प्रकार विकल्प बी सुमेलित नहीं है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ये जो क्वेश्चन है ये IAS प्री 1999 में पूछ चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखेंगे। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली ने ब्रिटिश पताका जो था वो फहराए रखा था जब नेपोलियन का खतरा यहाँ मंडरा रहा था, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत की ओर 1797 ईस्वी में प्रस्थान किया। कब प्रस्थान किया? 1797 ईस्वी में, जो कि आंग्ल इतिहास में संभवतः सबसे अंधकारमय समय था।
कौन सा समय? 1797 का समय, जब नेपोलियन का खतरा मंडरा रहा था, उसी समय लॉर्ड वेलेस्ली भारत में प्रस्थान किया। वो अंधकारमय समय माना जाता था। ठीक है। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था। जो नेपोलियन था ये भारत में आने का सोच रहा था और उससे पहले मिस्र और सीरिया को जीत चुका था। ठीक है। तथा गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई तथा नेपोलियन का भय भी टल गया। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेस्ली। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है। कह रहा है कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। और आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति किससे हुई थी? तो सुगौली की संधि से हुई थी। इसको भी ध्यान में रखेंगे। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके काल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। और आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था सुगौली की संधि से। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16, इसको भी याद रखेंगे कि आंग्ल नेपाल युद्ध जो था कब से कब तक चला? तो 1814 से 1816। लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल 1813 से 1823 ईस्वी में हुआ था, जो कि 1815 ईस्वी की सुगौली की संधि से समाप्त हुआ। सुगौली की संधि कब समाप्त हुआ ये भी ध्यान में रखेंगे, 1815। ठीक है। सुगौली की संधि हुई थी 1815 में, और सुगौली की संधि 1815 के तहत ही आंग्ल नेपाल युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि सुगौली की संधि हुई थी। पहली बात तो सुगौली की संधि आंग्ल नेपाल युद्ध में हुआ था। ठीक है। आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था सुगौली की संधि से। कब हुआ था? तो इसके पिछले एक्सप्लेनेशन में हम लोग देख चुके हैं कि 1815 में सुगौली की संधि हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। आप लोग सोच रहे होंगे कि इन क्वेश्चंस को देखने का क्या फ़ायदा है। तो इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आप घर पे पढ़ रहे हैं, जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हैं या जिस टीचर को फॉलो कर रहे हैं, क्या आपको वो क्वेश्चन, वो सारे जितने भी आप पढ़े हुए हैं वो आपको याद हैं? अगर याद हैं तो कितने याद हैं? कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको नहीं याद हैं? कौन से ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो आप पढ़े तो हैं लेकिन वो आपको याद नहीं रह पा रहे? इसका भी सॉल्यूशन है। इसका ये सॉल्यूशन है कि आपको जो क्वेश्चन याद नहीं रह पाता है, एक पतली सी कॉपी लीजिए, उस पर उसको नोट डाउन करते चलिए। और नोट डाउन करने के बाद क्या होगा कि जब आपका एग्जाम नज़दीक आ जाएगा, उस समय आप सिर्फ उस कॉपी को ही रिविज़न कीजिएगा। अब उस कॉपी को देखिएगा तो सिर्फ आप वही क्वेश्चन देखेंगे जो आपको नहीं याद रह पाता है, जो कि एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, तो ये बिल्कुल सही है। हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध के समय हेक्टर मुनरो था, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी कह रहा है लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, अभी हम लोग पिछले ही क्वेश्चन में देखे हैं कि आंग्ल नेपाल युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स था, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी कह रहा है लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये बिल्कुल गलत, ये भी बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली जो था ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय था। और ऑप्शन डी कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि बिल्कुल गलत है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं था, ये बिल्कुल गलत है। इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसको याद रखेंगे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस दिया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसका ईस्वी याद रख लेंगे, 1817 से 1818 ईस्वी लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ, न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। ठीक है। अतः विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, हम लोग सभी जानते हैं कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। ये लॉर्ड वेलेस्ली एवं आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था, जबकि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी
हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था। ये भी याद रखेंगे। बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था वो किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा होगा उसको आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे, उसको याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। अभी पिछले ही क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उससे संबंधित था लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? सर टॉमस मुनरो जो है वो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो इसका ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा 1820 से 1827 ईस्वी में, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि सर टॉमस मुनरो 1820 से 1827 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर रहे। कब से कब तक? 1820 से 1827 ईस्वी तक। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, ठीक है। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लाया गया था ये भी सर टॉमस मुनरो के द्वारा लाया गया था, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। याद रखेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन कौन थे? तो कैप्टन रीड थे और सर टॉमस मुनरो थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया, ये भी ध्यान रखेंगे। सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी कहाँ लागू की गई? तो तमिलनाडु के बारामहल जिले में। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी किसके द्वारा लाई गई थी? तो सर टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तो तमिलनाडु के बारामहल जिले में, ठीक है। तत्पश्चात यह व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू हुई? तो मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, असम तथा कुर्ग, आधुनिक कर्नाटक का एक भाग, कुर्ग जो है वो आधुनिक कर्नाटक का एक भाग है, में लागू की गई थी, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। हमारा क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? मैसूर राज्य के प्रशासन को कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने ले लिया था? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर राज्य को कुशासन का आरोप लगाकर उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि विलियम बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहाँ कथित रूप से बहुत ही अधिक कुशासन एवं अव्यवस्था थी। इसको याद रख लेंगे। कुर्ग को और कछार को कब लिया? 1834 ईस्वी में, और मैसूर को कब लिया? 1831 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। हमारा क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबद्ध है? कह रहा है कि निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें कह रहा है कि कौन ऐसा है जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबद्ध है। आपके पास 4 ऑप्शन है जिसमें सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबद्ध था, और लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जन्मदाता भी माना जाता है, इसको याद रखेंगे। सिविल सेवा का जनक किसको माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कब हुआ था? 1790 से 1792 ईस्वी से लॉर्ड कॉर्नवालिस संबद्ध है। इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली। जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें सेना की जो बागडोर थी वो किसने संभाला था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, इसको ध्यान में रखेंगे। इस युद्ध में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी कर ली। अब टीपू इसमें हार गया था। टीपू सुल्तान हारने के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि कब करता है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जिसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथियों निजाम एवं मराठों को देना पड़ा था, जो कि हम लोग पिछले वीडियो के एक्सप्लेनेशन में देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। हमारा क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि ठगों के दमन से निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? ठगों का दमन, हम लोग जानते हैं
कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था उसने सती प्रथा का अंत किया था, ठगों का दमन किया था, ठीक है। तो जो सती प्रथा का अंत किया था वो किसके सहयोग से किया था, तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से, ठीक है। लेकिन जो ठगों का दमन है वो किसके सहयोग से किया था, तो उसके लिए उसने एक व्यक्ति को नियुक्त किया था, वो था कैप्टन स्लीमैन, जो कि यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन बी, कैप्टन स्लीमैन को नियुक्त किया था किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किस लिए, तो ठगों का दमन करने के लिए, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है, इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, ठीक है। पहला लाइन तो हो गया कि ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों सम्मिलित थे, ठीक है, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काट कर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। इसको ध्यान में रखिएगा कि ठगों का क्या कार्य था, वो क्या करते थे, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती है। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन दिया, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, ठगी का दमन करने के लिए सरकार का समर्थन सभी जनता ने मिलकर दिया था, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को, अभी मैं पहले ही बताई हूँ कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को नियुक्त किया था ठगों का अंत करने के लिए। नियुक्त यहाँ लिखा गया है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया, किसने, कैप्टन स्लीमैन ने, ठीक है। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, 1837 के पश्चात ठगों का अंतिम रूप से अंत हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। हमारा क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, हमारा क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो ये पहले वाला क्वेश्चन ही सेम दे दिया गया है, ये 65th बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये कह रहा है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। और किसने इसको नियुक्त किया था, अगर ये पूछता है तो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। हमारा क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए। हम लोगों ने पहले ही क्वेश्चन से देखते आ रहे हैं हम लोग कि विलियम बेंटिक के द्वारा कौन कौन से सामाजिक सुधार किए गए थे। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि सती प्रथा का उन्मूलन, जो कि बिल्कुल सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था, किसके सहयोग से, तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से, जो कि बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि दास प्रथा का उन्मूलन, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही कैप्टन स्लीमैन को नियुक्त किया था ठगों का दमन करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, जो कि बिल्कुल गलत है, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नहीं किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि ठगों के संगठित गिरोहों का दमन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 4, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो 3 है ये लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा नहीं किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना। कब बना, तो 1828 ईस्वी, ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 1829 ईस्वी में उसने सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया। ये भी याद रखेंगे कि सती प्रथा के लिए कानून लाया गया, उसको बंद किया गया 1829 ईस्वी में, इसको याद रखेंगे। बेंटिक के काल में ही भारत सरकार अधिनियम 1833 पारित किया गया, जो हम लोग पहले क्वेश्चन में देखे हैं कि 1833 भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था पूर्ण रूप से। ये भी किसके काल में लागू हुआ था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में, ठीक है। इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। बेंटिक ने ठगों के गिरोह के विरुद्ध भी अभियान चलाकर उसका दमन करने का प्रयास किया, ठीक है। बेंटिक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया। ये भी याद रखेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी कार्य किया था। 1835 ईस्वी में वह इंग्लैंड वापस चला गया। कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 ईस्वी में हटाया गया, अतः कथन 1, 2 और 4 सही है, इस कारण विकल्प सी सही उत्तर होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। हमारा क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई। तो सती प्रथा का अंत हुआ 1829 में, याद रखेंगे, और इस पर पाबंदी लगाया था विलियम बेंटिक ने। ये पिछला ही क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ था, और ये किसके सहयोग से, तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ठीक है, जो लॉर्ड कर्जन था ना, ये थोड़ा सा अच्छा आदमी था। इसने एक कानून लाया था कि जो भी ब्रिटिश हैं जो भारतीय लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं उनको तत्काल दंड दिया जाए। तो लॉर्ड कर्जन थोड़ा सा अच्छा आदमी था, इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिक को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। प्रेरणा किसने दी थी सती प्रथा को बंद करने के लिए, तो राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक को। ठीक है, बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इनका समर्थन किया और विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। पूरी तरह से सती प्रथा को बंद कर दिया गया था। सती प्रथा आप लोग उम्मीद है कि जानते ही होंगे। उस समय क्या होता था कि जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी ही चिता पर स्त्री को जिंदा जला दिया जाता था, वही सती प्रथा था। क्या आप लोगों को लगता है कि सती प्रथा बंद करके अच्छा हुआ या गलत हुआ? अगर गलत लगता है तो भी कमेंट में बताइए, अगर सही हुआ तो भी कमेंट में आप लोग लिख के बता सकते हैं। ठीक है, दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया और 1830 ईस्वी में यह नियम बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया। सेम क्वेश्चन है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 45, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई। ये भी हम लोग देख चुके हैं कि 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि हिल असेंबली प्लान, ये क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए लाया गया था। ठीक है, कह रहा है कि हिल असेंबली प्लान था। अब हिल असेंबली प्लान क्या है, तो आप लोग सुने होंगे कि राजमहल की पहाड़ी है। ठीक है, अब राजमहल की पहाड़ी में पहाड़िया तीरंदाज रहते थे, उनको पुलिस जैसे कैसे पिस्टल रखते हैं, तो उनके लिए भी ऐसा प्रावधान लाने का बात किया गया कि जो पहाड़िया तीरंदाज हैं वो भी परमानेंट हथियार रखें, ऐसा प्रावधान लाया जाए। ठीक है, तो वही था हिल असेंबली प्लान। अब ये कह रहा है कि किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए लाया गया था, तो ये था क्लीवलैंड के द्वारा लाया गया था। और जो ये टी विल्किंसन दिया है ना, इसको भी ध्यान में रखेंगे, ये अभिनेता है। ठीक है, ये कौन है, अभिनेता। तो आप लोग ऑप्शन से भी किसी ऑप्शन को छाट के हटा सकते हैं कि चलो भाई ये तो होगा नहीं, ये तो अभिनेता है। तो क्लीवलैंड जो है, इन्होंने ही हिल असेंबली प्लान आदिवासी उन्नति के लिए लाया था। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि संथाल परगना के राजमहल क्षेत्र के प्रथम ब्रिटिश कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड द्वारा, ये कौन थे, तो वहाँ के प्रथम ब्रिटिश कलेक्टर थे ऑगस्टस क्लीवलैंड द्वारा आदिवासियों की उन्नति हेतु हिल असेंबली प्लान को कार्यान्वित किया गया। इसके अंतर्गत आदिवासी मुखियों को सीमित न्यायिक शक्तियाँ भी सौंपी गई। 1796 ईस्वी के रेगुलेशन 1 द्वारा इस व्यवस्था को विनियमित करने का प्रयास भी किया गया। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे कि दासों का निर्यात को बंद किया गया था विलियम बेंटिक के काल में। ठीक है, अब ये कह रहा है कि किस वर्ष बंद कर दिया गया, तो 1789 में इसको बंगाल से दासों का जो व्यापार था उस पर रोक लगा दिया गया था। कब, 1789 में। ठीक है, 1789 ईस्वी में घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया था। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। हमारा क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि अवध का जो अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था वो किस रीति से हुआ था, तो वो कुप्रशासन का कारण था। ठीक है, उस पर आरोप लगाया गया। उस समय जो अवध के नवाब थे वो थे वाजिद अली शाह। याद रखेंगे कौन थे, वाजिद अली शाह।
ठीक है। अब वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगाया गया और आरोप लगाने के बाद अवध को अपने अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुप्रशासन के कारण। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये कहता है कि लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर, अभी हम लोग देखें कि उस समय अवध का जो नवाब था वो वाजिद अली शाह था, उस पर कुशासन का आरोप लगाया। ठीक है, 13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। ये भी याद रखिएगा कि किस डेट को किया गया था, किस ईयर में किया गया था, तो ये 13 फरवरी 1856 को अवध का कुप्रशासन के आरोप के अनुसार अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। और किस पर कुप्रशासन का आरोप लगाया गया था, तो वाजिद अली शाह पर। ठीक है, अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापगत के सिद्धांत के अंतर्गत, ये किस सिद्धांत के अंतर्गत लाया गया था, तो इसके अंतर्गत 17 को 1848 में डलहौजी ने व्यापगत का सिद्धांत लाया था। उसके अनुसार किसको किसको अपने अंग्रेजी राज्य में मिला लिया, तो वो था सतारा। सबसे पहले सतारा को मिलाया 1848 ईस्वी में, फिर जैतपुर एवं संभलपुर को 1849 ईस्वी में, बघात को 1850 ईस्वी में, उदयपुर को 1852 ईस्वी में, झांसी को 1854 ईस्वी में, नागपुर को भी 1854 ईस्वी में तथा करौली को 1855 ईस्वी में। ये जो ईयर दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी आपसे ऐसा अरेंज करने के लिए बोलता है कि सबसे पहले किसको लाया गया था, फिर किसको मिलाया गया था। तो आप लोग अरेंज तभी कर पाएंगे जब आपको ईयर याद रहेगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि 17 को 1848 में, बाकी सब ऐसे ही इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ। कह रहा है कि बघात रियासत जो था उसका ब्रिटिश में विलय कब हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1850 में। बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय हुआ था 1850 ईस्वी में। इसको रट लेंगे, ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50, कि निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। ठीक है, अभी हम लोग पहले देखे हैं कि किस किस क्षेत्र को मिलाया था, यहाँ पे पूछ रहा है कि किस क्षेत्र को अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर को। ग्वालियर को अंग्रेजों ने अपनी रियासत में, अपनी क्षेत्र में नहीं मिलाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि प्रश्नगत विकल्पों में से ग्वालियर रियासत को अंग्रेजों द्वारा अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया गया था। ठीक है, सिंध का विलय लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844 के शासनकाल में किया गया था। इसको भी ध्यान में रखेंगे कि जो सिंध का विलय किया गया था अंग्रेजी राज्य में, वो किसके काल में किया गया था, तो लॉर्ड एलनबरो के काल में किया गया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के काल में कुशासन के आरोप में अवध का विलय 1856 में किया गया। ये हम लोग देख चुके हैं कि अवध का जो विलय है ये किसके काल में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के काल में। क्या उस पर आरोप लगाया गया था, तो कुशासन का आरोप लगा के अवध का विलय कर लिया गया 1856 ईस्वी में। उस समय वहाँ का नवाब कौन था, तो वाजिद अली शाह था। ठीक है, एवं व्यापगत सिद्धांत के द्वारा सतारा का विलय 1848 में किया गया। इसको ध्यान में रखेंगे, सतारा का जो विलय है वो 1848 में व्यापगत सिद्धांत के अनुसार कर लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। हमारा क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। कह रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था, तो यहाँ अभी हम लोग ने देखा कि 1856 ईस्वी में अवध का विलय किया गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। हमारा क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कह रहा है कि विलय के सिद्धांत के तहत किस किस जगह को कब कब मिलाया गया उसका काल क्रमानुसार सुव्यवस्थित कीजिए कह रहा है। ठीक है, तो जो सतारा था आप सभी जानते होंगे कि 1848 में सबसे पहले इसका विलय किया गया। बघात का जो विलय है 1850 में किया गया। उदयपुर का विलय जो है वो 1852 ईस्वी में किया गया 1852 में। और झांसी का विलय जो है वो 1854 में 1854 में किया गया। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 4 और तब आ जाएगा 2। तो हमारा जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, क्योंकि सतारा सबसे पहले 1848 में हुआ, बघात 1850 में, उदयपुर 1852 में और झांसी 1854 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53।
हमारा क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है। पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है ऑप्शन जो कि सुमेलित, सही सुमेलित दिया गया है। ठीक है, तो सतारा का विलय कह रहा है कि 1849 में, जो कि बिल्कुल गलत है। ये कब हुआ था? 1848 में। ठीक है, कह रहा है कि पंजाब का विलय 1848 में, ये भी गलत है। अवध का विलय 1856 में। अभी हम लोग पहले ही क्वेश्चन में देखे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ था कि जो अवध का विलय है ये कुप्रशासन का आरोप लगाकर कब ले लिया गया? तो 1856 ईस्वी में, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि झांसी का विलय 1855, ये गलत है, ये 1854 में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। जो भी डेट या ईयर आप लोग को याद नहीं होता है उसको अगर आप लोग नोट करते चलेंगे और डेली एक बार रिवीजन कर लेते हैं उसका, तो आप लोग अच्छे से उसको याद रख सकते हैं, क्योंकि बार बार किसी चीज़ को हम देखते हैं तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप ऑप्शन देखने के बाद तुरंत उसका सही आंसर बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, 54 कहता है, एक्सक्यूज मी, फिफ्टी 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की। ठीक है, विलय की नीति हम सभी जानते हैं कि जो लॉर्ड डलहौजी था, इसने ही विलय का नीति, जिसको व्यापकता का सिद्धांत भी कहते हैं, ये लाया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया। अभी हम लोग पहले ही क्वेश्चन में देखे हैं कि ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर अवध को जो है, जहाँ पे उस समय नवाब जो था वाजिद अली शाह था, उसके द्वारा हटा दिया गया। किसको? अवध को। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाता है ये हो जाएगा अवध। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप सभी इसको जितने भी आपके साथी या फिर आपके फ्रेंड्स या फिर आपके भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे होंगे उनको आप लोग शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए आप इतना ही, और आप लोगों को थैंक यू सो मच।